हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के 30 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अम्ल का पीएच मान 0 से लेके 7 के बीच में होता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है। तो जो क्षार होता है ये स्वाद में कड़वा होता है, इसे आपको याद रखना है। और क्षार का पीएच मान 7 से लेके 14 के बीच में होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि फास्फोरस को रखा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि फास्फोरस को किस में रखा जाता है। तो फास्फोरस को पानी में डुबा के रखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि केरोसिन तेल में डुबा के किसे रखते हैं। तो सोडियम को रखते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है। यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल किसका उदाहरण है। तो जो पीतल होता है ये मिश्र धातु होता है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पीतल किससे मिलकर बना होता है। तो ये तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो गैंग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। तो मरकरी यानी पारा पाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। तो ब्रोमीन पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो जो हीरा होता है ये सबसे कठोर होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीरा होता है ये अधातु होता है और ये कार्बन का अपरूप होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और जो चांदी होता है ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न,
प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो रक्त होता है ये क्षारीय होता है। और रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो जो रक्त होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण से लाल दिखाई देता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है, तो नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत का सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु होता है, तो चांदी होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो चांदी का प्रतिरोध होता है वो सबसे कम होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन सा अधातु है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो ग्रेफाइड एक ऐसा अधातु है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती हैं, तो 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं अंकित होती हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बीच में होता है 7। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 होगा तो वो उदासीन होगा, इसे आपको याद रखना है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच में होगा तो वो अम्लीय होगा। और अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से 14 के बीच में होगा तो वो क्षारीय होगा, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लिटमस पत्र का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो अम्ल क्षार का पता लगाने में करते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध जल होता है ये उदासीन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रबड़ की खेती किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो केरल राज्य में सबसे अधिक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा किसके कारण से होता है,
तो SO2 और NO2 के कारण से होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, तो हाइड्रोकार्बन बनता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, तो मीथेन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि जिनके बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे अधातु कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे धातु कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम और पोटेशियम 2 ऐसे धातु हैं जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कुचालक कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे चालक पदार्थ कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि सोना किस में घुलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोना किस में घुलता है, तो जो सोना होता है ये अम्ल राज में घुलता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सोना होता है ये किसी अन्य तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए सोना जल्दी खराब नहीं होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना होता है, तो वर्गों की संख्या 18 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो आवर्तों की संख्या 7 होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मोसले ने बनाया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है, तो इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण और जल बनाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28
28 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन अक्रिय तत्व है। तो अक्रिय तत्व किसे कहते हैं, तो जो किसी अन्य तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है उसे अक्रिय तत्व कहते हैं। और यहाँ पे हीलियम क्या हो जाएगा, अक्रिय तत्व हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और हीलियम का संकेत He होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि कार्बन का अपरूप निम्न में से कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि कार्बन का अपरूप कौन सा है। तो हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये दोनों अधातु हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि मेथेन एक उत्तम, यहाँ पे आपको बताना है कि मेथेन एक उत्तम क्या है, तो ईंधन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मेथेन किस में पाया जाता है, तो ये बायोगैस यानी गोबर गैस में पाया जाता है और सीएनजी में भी पाया जाता है। और मेथेन एक ईंधन होता है, तो इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे रसायन शास्त्र के 30 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और 1 जुलाई से हम क्या करेंगे कि सभी विषयों का चैप्टर वाइज पीडीएफ अपने वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री में देंगे, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपने से नोट्स बना सकते हैं। जो लोग आप लोग नोट्स 150 रुपये में खरीद रहे हैं या 200 रुपये में खरीद रहे हैं और जगहों से, वो बिल्कुल हम आपको फ्री देंगे। तो इस चैनल के साथ आप लोग बने रहिए और जितना आप लोग पढ़िएगा उतना हम आपको मन से पढ़ाएंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करवा देंगे। और आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो इस चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है गूगल या क्रोम, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे ही आपका गूगल या क्रोम ओपन हो जाता है तो यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख देंगे और यहाँ पे सर्च कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, तो बस इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा और यहाँ से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं और यहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो इस टेस्ट वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही टेस्ट पे आप लोग क्लिक कीजिएगा यहाँ पे हमारा टेस्ट खुल जाएगा। तो बस आपको क्या करना है कि ऊपर वाले टेस्ट पे क्लिक करना है और जो सबसे ऊपर वाला टेस्ट है उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे नीचे आना है, तो यहाँ पे देखिए 218 बच्चों ने टेस्ट दे दिए हैं। बस आपको क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख के नेक्स्ट कर दीजिएगा और नेक्स्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ यहाँ पे देखिए 20 प्रश्न हैं और यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन है जिसमें से एक सही होगा। अगर आप लोग सही पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, गलत पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो ये सही है, तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। अगर गलत करेंगे क्वेश्चन तो वो रेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन हम गलत करके दिखाते हैं कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था, तो फ्रांस में था, लेकिन हम इंग्लैंड में मारेंगे तो देखिए गलत हो गया, फ्रांस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो ऐसे ही आपको 20 प्रश्नों का आपको टेस्ट देना है। और उसके बाद अगर आपको PDF डाउनलोड करना है, जो 1 जुलाई से हम PDF देंगे, वो आपको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड PDF। तो इस डाउनलोड PDF पे आपको क्लिक करना है और बोलेंगे कि जाइए आप लोग श्रम विभाजन जाति प्रथा का यहाँ पे PDF डाउनलोड कर लीजिए, तो कर लीजिएगा। उसके बाद बोलेंगे कि प्रकाश का परावर्तन का डाउनलोड कर लीजिए, तो उसका कर लीजिएगा। रोज़ आपको एक चैप्टर का आपको PDF बिल्कुल फ्री में मिलेगा और जो पढ़ाएंगे वो भी आपको फ्री में बिल्कुल भी मिलेगा। तो आप लोग यहाँ आके आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।